नमस्कार, स्वागत है आपका तेज सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखीयता के बारे में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ज्वालामुखी के आंतरिक एवं बाह्य में किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, या फिर कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित हैं। इन्हें हम वर्ल्ड मैप के भी माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको ज्वालामुखी बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। अब देखिए, ये परीक्षा के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीएससी सीएसई 2017 या 18 में बैरन द्वीप जो हमारे यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कूट भाषा में पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार के स्थिति में किस दिशा में स्थित है। दूसरा नंबर ये था कि ये कितने किलोमीटर दूर स्थित है। तीसरा यह था कि इसमें अंतिम बार विस्फोट कब हुआ। तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए इसका बहुत ही गहन आपको अध्ययन करवाऊंगा ताकि इससे बनने वाले कोई भी प्रश्न गलत ना हो। चलिए आइए इसे विस्तार से देखते हैं। पहले ज्वालामुखीता के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के ताप नियंत्रण की क्रिया को हम ज्वालामुखीता कहते हैं, अथवा पृथ्वी जिस छिद्र अथवा दरार के माध्यम से अपने आंतरिक भाग से लावा, राख तथा जलवाष्प निकालती है उसे ज्वालामुखी नलिका कहते हैं तथा इस क्रिया को ज्वालामुखीता कहते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक ये ज्वालामुखी का चित्र है। ये देखिए, नीचे लावा बह रहा है, ये देखिए, और ये जो लावा निकल रहा है देखिए, इसे ज्वालामुखी नलिका कहते हैं। ये देखिए बादल जो राख ढेरा और ये सब निकल रहा, और ये देखिए लावा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक ये पृथ्वी के अंदर रहता है तब तक इसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये सतह पर आने लगता है तो इसे लावा कहते हैं। और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि मैग्मा में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है या लावा में। तो आप ध्यान रखेंगे कि लावा में जल वाष्प की मात्रा ध्यान रखेंगे 60 से 70% तक होती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं लावा कितने प्रकार के होते हैं। लावा दो प्रकार के बांटे गए। नंबर एक सिलिका, दूसरा रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर। सिलिका के अंतर्गत दो प्रकार के लावा आते हैं। नंबर एक अम्लीय लावा और दूसरा होता है क्षारीय लावा। अम्लीय लावा की एक खासियत होती है कि ये गाढ़ा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा 70% से ज्यादा होती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अम्लीय लावा गाढ़ा होता है और इसमें सिलिका की मात्रा 70% से ज्यादा होती है। इस प्रकार के लावा का उद्गार स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से होता है। अब स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के बारे में हम मैप में भी देखेंगे और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला लावा होता है क्षारीय लावा। ये पतला होता है और इसमें सिलिका की मात्रा 50% से कम होती है। रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर देखते हैं तो पहले नंबर पर आता है फेल्सिक यानी फेल्सफॉर क्वार्ट्ज की अधिकता होती है। अगला है मैफिक, इसमें मैग्नीशियम व लौह तत्व की अधिकता होती है। फिर अगला है अल्ट्रा मैफिक जिसमें सिलिका व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। तो ये एक मोटी मोटी रूपरेखा मैंने खींच दी। अब हम देखेंगे कि ज्वालामुखी के कारण आंतरिक एवं बाह्य स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती हैं ताकि ये पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण। ये देखते हैं। अब ये देखिए, ये आपका ज्वालामुखी है, ये मैंने बनाया है, ये ध्यान से देखें। ये नीचे लावा तरल मात्रा में बह रहा है और ये देखिए ज्वालामुखी नलिका के माध्यम से निकल रहा है, और ये बादल बन रहे हैं धूल व राख के। अब देखते हैं, देखिए इससे कई प्रकार के, जब विस्फोट होता है तो कई प्रकार के पत्थर निकलते हैं। एक ये देखिए बड़ा, एक ये छोटा, एक ये कोड़ के आकार का। तो जो सबसे बड़ा पत्थर होता है उसे बॉम्ब कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पेपर के लिहाज से ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। जो सबसे छोटा पत्थर होता है उसे लैपिली कहा जाता है, लैपिली। और जो कोण के आधार का पत्थर होता है उसे ब्रेशिया कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जलवाष्प मैंने आपको बता दिया है कि 60 से 90% पीछे भी। देखिए, जलवाष्प के साथ साथ इसके साथ SO2 और CO2 और भी नाइट्रोजन इत्यादि गैसें निकलती हैं। अब आंतरिक आकृति देख लेते हैं इसकी।
ये देखिए, आंतरिक आकृति का निर्माण ज्वालामुखी के अंदर ही जम जाने के फलस्वरूप होता है। देखिए चित्र में दर्शाया गया है। और आंतरिक आकृतियां कौन कौन सी बनती हैं देखते हैं। नंबर पहली लेपोलिथ, लैकोलिथ, बैथोलिथ, सिल, बॉस, डाइक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा कि अंतः आकृतियां कौन सी होती हैं। तो पहली लेपोलिथ, दूसरी लैकोलिथ, तीसरी बैथोलिथ, चौथी सिल, पांचवी बॉस और छठवीं डाइक। अब देखते हैं बाह्य आकृतियां कौन कौन सी बनती हैं। तो देखिए, जब अभी तक ये शंकुआकार था, ये देखिए अब इसका देखिए मुंह बढ़ गया है, ज्वालामुखी का मुंह बढ़ गया है। इधर से जब आप इधर देखें, यहाँ देखिए कम था और यहाँ देखिए ज़्यादा हो गया। तो जब मुंह ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसे काल्डेरा कहने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मुंह बड़ा हो जाता है ज्वालामुखी का तो इसे काल्डेरा कहते हैं। जैसे आसो जापान में एक ज्वालामुखी है, उसका काल्डेरा उसका उदाहरण है। अगला देखिए, इसी में एक झील बन जाती है जिसे क्रेटर झील कहते हैं। क्रेटर और महाराष्ट्र की लोनार झील इसका एक अच्छा उदाहरण है। आपको ध्यान रखने का तरीका बहुत अच्छा याद रहेगा। अब ध्यान रखिएगा कि जब ज्वालामुखी से बाह्य आकृतियों में गुंबद का निर्माण होता है, दूसरा शंकु का निर्माण होता है, जैसे आपने देख ही लिया। एक आकृति है मैदान और एक आकृति है पठार, इससे पठार का भी निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा। अन्य भूस्वरूप देखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, गेसर एक पानी का फव्वारा होता है, पानी का फव्वारा, गेसर जिससे गर्म पानी निकलता रहता है। ये देखिए, ये उदाहरण, ये देखिए गेसर, ये निकलता हुआ। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क। देखते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये कहाँ है ध्यान रखिएगा, अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है धुआंरा एक छिद्र से धुआंरा निकलता रहता है। जब धुआंरा निकलने लगता है तो वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि ज्वालामुखी में विस्फोट होने वाला है। ये महत्वपूर्ण कुछ शब्द थे, इन्हें आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है, तो आपको ऑप्शन दे देगा लेपोलिथ, लैकोलिथ, बैथोलिथ या फिर वी आकार की आकृति। तो इसमें से वी आकार की आकृति नहीं होती, बाकी तीनों होती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आइए अगले पन्ने में हम देखते हैं ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, किस आधार पे इन्हें बांटा गया। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए, ज्वालामुखी को उद्गार के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी, नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। प्लेट वितरण के आधार पर ज्वालामुखी को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 प्लेट सीमांत, नंबर 2 अंतः प्लेटी। अब देखिए, प्लेट सीमांत का मतलब होता प्लेट के किनारे, ये कोई प्लेट है, इसके किनारे से उद्भव हो रहा है, देखिए चित्र में। और अंतः प्लेटी का मतलब प्लेट के बीच से, ये कोई प्लेट है और इसके बीच से उद्भव हो रहा। अब देखिए, विस्फोटकता के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है। विस्फोटकता के आधार पर नंबर 1 केंद्रीय विस्फोट, नंबर 2 शांत दरारी उद्भेदन विस्फोट। अब देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आप जानते ही होंगे। अब परिभाषा नहीं पूछता है कि सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा बताइए। सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा है जिसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, तो उन ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इनके उदाहरण है नंबर 1 किलायू हवाई द्वीप में स्थित है, दूसरा लोंगिला एवं बागाना पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, समेरू जावा द्वीप पे स्थित है। देखिए, जावा एक इंडोनेशिया का द्वीप है, ध्यान रखिएगा। मेरापी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया का। अगला ज्वालामुखी एटना है सिसिली में। सिसिली एक द्वीप है इटली का। मैं आपको बताऊंगा अभी इसकी स्थिति, जब मैं वर्ल्ड मैप में बताऊंगा तो मैं आपको ये सब याद करवा दूंगा वर्ल्ड मैप के माध्यम से। अगला ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, ये भी इटली के द्वीप लेपारी पे स्थित है। अगला ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर यानी दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, मैं आपको सब याद करवा दूंगा। अगला ज्वालामुखी है मोना लोआ। फिर है बैरन देखिए अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार, ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बना था 2017 में। अगला है ओजस डेल सालाडो, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे स्थित है। अगला है माउंट एरिबस, अंटार्कटिका पे स्थित।
अब देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जिन पर उद्गार होता है, लेकिन काफी लंबे समय पर उद्गार होता है, लगातार उद्गार नहीं होता, उद्गार समय समय पे होता है, काफी समय पे। तो इसके उदाहरण विशुवियस इटली में स्थित है, फ्यूजियामा क्राकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है, नारकोंडम हमारा भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद। अब देखिए विशुवियस ज्वालामुखी की खासियत क्या है, इसमें 1944 के बाद से अभी तक उद्गार नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा 1944 के बाद से अभी तक कोई उद्गार नहीं हुआ। अगला ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी, जिसमें उद्गार होने की संभावना ही नहीं है। अब देखते हैं इसके उदाहरण, को सुल्तान एवं देवबंद ईरान में, पोपा म्यांमार में, किलीमंजारो तंजानिया एवं केन्या की सीमा पर, चिम्बराजो इक्वाडोर में स्थित है और एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अब एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं आपको इनको मैप के माध्यम से याद करवा दूंगा तो आपको आसानी रहेगी। आइए आगे देखते हैं प्लेट वितरण के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। अब देखिए प्लेट वितरण के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए प्लेट सीमांत आया, इस नंबर 1 ए बी सी 3 आधार पर बांटा गया। तो पहला ए देखते हैं, इसे परिप्रशांत महासागरीय मेखला भी कहते हैं। देखिए प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। आपको मैं बताता हूँ चित्र के माध्यम से, वैसे तो मैंने इसे आगे मैप में बताया है, लेकिन मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ। ये जो हिस्सा है ये जापान हो गया आपका, ये जो हिस्सा है इसे परिप्रशांत मेखला कहते हैं। इसे हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अर्थात परिप्रशांत मेखला। इसके किनारे पर बहुत सारे ज्वालामुखी स्थित हैं, लगभग विश्व के 2/3 ज्वालामुखी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसी के किनारे पर स्थित है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहते हैं। दूसरा इसमें आता है प्लेट सीमांत के अंतर्गत महासागरीय कटक, इसे मध्य अटलांटिक कहते हैं। मध्य अटलांटिक यानी आइसलैंड के नीचे और अफ्रीका के लेफ्ट साइड का जो सागर है उसे अटलांटिक सागर कहते हैं। अगला देखते हैं ज्वालामुखी द्वीप के आधार पर, तो जापान और कुराइल आते हैं इसके अंतर्गत। अच्छा मैं आपको एक प्लेट की संरचना के बारे में बता देना चाहता हूँ। वेगनर के अनुसार, वेगनर ने ही दिया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो देखिए मैं आपको अपने हाथों के माध्यम से बताता हूँ। ये 2 प्लेटें हैं, जब ये ऊपर की ओर गति करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि ये रूपांतरित गति हो रही है। फिर से देखिए, जब एक दूसरे के समानांतर ऊपर से नीचे तो ये रूपांतरित गति हो रही है। जब ये प्लेटें दोनों ऐसी होंगी और दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इसे अपसारी गति कहते हैं। देखिए अपसारी गति। और जब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं तो इसे अभिसारी गति कहते हैं। कौन सी गति? अभिसारी। इसे चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए एक ऊपर जा रही, एक नीचे जा रही, ये रूपांतरित। एक इधर को जा रही, एक इधर को जा रही, इसे अपसारी। और एक इसी के ऊपर, इसे अभिसारी। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है, रूपांतरित, अपसारी, अभिसारी। सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप अभिसारी प्लेट के आधार पर आते हैं। और अब ध्यान रख के आगे देखते हैं अंतःप्लेटीय। अंतःप्लेटीय मैंने आपको बताया था, जब प्लेट के बीचों बीच से ज्वालामुखी का उद्भव होता है तो उसे ध्यान रखिएगा अंतःप्लेटी कहते हैं। इसके कारण एक क्रम बनता है। अब मैं इसे चित्र के माध्यम से भी दर्शाता हूँ। देखिए ये कोई प्लेट है, यहाँ लावा है। अब ये जब उठेगा तो एक सीधी रेखा में नहीं उठेगा, इधर उधर भागेगा। जहाँ कमजोर चट्टान होगी वहीं पा जाएगा, तो फिर हर ज्वालामुखी का निर्माण होगा। इसे कहते हैं, देखिए ज्वालामुखी रेखा बन रही है तो इसे कहते हैं हवाई धूप पे ऐसे ही ज्वालामुखियों की रेखा बनी हुई है तो इसे ज्वालामुखी रेखा कहते हैं। अगला ज्वालामुखी गुच्छ, जो मॉरिशस जिसका प्रमुख उदाहरण है। फिर हम देखते हैं कि ज्वालामुखी को विस्फोटकता के आधार पर भी बांटा गया। आइए देखते हैं। केंद्रीय विस्फोटकता के आधार पर
इसे 6 भागों में बांटा गया है। इसे हम अगले पन्ने में देखेंगे। शांत दरारी प्रकार, अब देखते हैं ज्वालामुखी का शांत दरारी प्रकार कहाँ। ये आप एक चित्र देख रहे हैं ज्वालामुखी का, देखिए ये लावा है, ये उठा, इसे यहाँ कहीं दरार मिल गई, ये दरार से निकला और ये देखिए पर्वत से धीरे धीरे बह गया नीचे की, ये देखिए धीरे धीरे नीचे की ओर बह गया। इसे शांत दरारी उद्भेदन कहते हैं। और अब हम केंद्रीय विस्फोटकता के आधार पर इसे पढ़ेंगे। इसे 6 भागों में बांटा गया। आइए इसे हम अगले पन्ने नेक्स्ट पन्ने में देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 6 भागों में बांटा गया केंद्रीय विस्फोटकता के आधार पर, इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए आइसलैंडिक ज्वालामुखी, आइसलैंडिक ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। 2 प्लेटें, एक की गति इधर एक की गति इधर, तो बीच से लावा उठ के बहने लगता है। जो ज्वालामुखी है उसका आइसलैंड जहाँ है उसका निर्माण, उस द्वीप का निर्माण अभी भी शुरू है, क्योंकि वहाँ आइसलैंडिक ज्वालामुखी, आपने कभी कभी टीवी में देखा होगा कि समुद्र का पानी एकदम से वेपराइज हो रहा बहुत तेजी से, तो वो इसी का उदाहरण होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें शोर नहीं होता, ज्यादा शोर नहीं होता। अगला देखते हैं हवाईयन ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी तरल मात्रा में, देखिए एकदम ऊपर से आया, बिल्कुल शांति से बह गया, क्योंकि ये तरल मात्रा में, तरल मात्रा में तो ज्यादा विस्फोट नहीं करेगा, आराम से नीचे की तरफ आ गया। अब अगला ज्वालामुखी देखिए स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी। ये इसमें हल्का सा विस्फोट होता है, देखिए हल्का सा तरल बाहर आया और बिल्कुल हल्का सा विस्फोट हुआ, थोड़ी सी ऊंचाई तक ही जलवाष्प, धुआं और धूल के कण पहुंचे। अगला होता है वल्केनियन ज्वालामुखी। वल्केनियन ज्वालामुखी अर्थात लेपारी द्वीप के ज्वालामुखियों को आप भी कह सकते हैं वल्केनियन ज्वालामुखी। देखिए इसमें भी लावा तरल मात्रा में निकला और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से थोड़ा सा ज्यादा विस्फोट हुआ, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला देखते हैं वेसुवियन ज्वालामुखी। ये आपका ध्यान रखिएगा, और ये इसमें काफी अच्छी मात्रा में विस्फोट हुआ और काफी ऊंचे तक धूल के कण गए, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है पीलियन ज्वालामुखी, सबसे खतरनाक ज्वालामुखी, जिससे सबसे ज्यादा विस्फोट होता है, इसी के आधार पर सबसे नुकसान भी होता है। देखिए भयंकर विस्फोट के साथ लावा निकला और धूल के कण निकले। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे कि विस्फोटकता के आधार पर इनका क्रम लगाइए। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आइसलैंडिक ज्वालामुखी आएगा, फिर हवाईयन ज्वालामुखी आएगा, फिर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी आएगा, फिर वल्केनियन ज्वालामुखी आएगा, फिर वेसुवियन ज्वालामुखी आएगा और फिर पीलियन ज्वालामुखी आएगा। अब हम इसे थोड़ा सा मैप के माध्यम से अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए इसे मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप, ये हमारा